दोस्तों, आज हम जिस एक्सप्लेनर का आगाज करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान की एक कच्ची आबादी से आने वाली एक ऐसी वीडियो से जो सच में आपको हिलाकर रख देगी। आज हम सिर्फ सतह पर नजर आने वाली बातों को नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी, डेटा और उन दर्दनाक कहानियों को अनकवर करेंगे जो इस पूरे सिस्टम के बिल्कुल नीचे छुपी हैं। ये सिर्फ एक लोकल इशू नहीं है, ये सरहदों को पार करता हुआ एक पूरा खुफिया नेटवर्क है जिसे समझना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप जरा इस बारे में सोचिए, इस्लामाबाद की एक आम सी कच्ची आबादी जहां लोगों के पास बुनियादी सहूलियात तक नहीं है, अचानक वहां से एक वीडियो सामने आती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची फर बिल्कुल फ्लुएंट चाइनीज बोल रही है। आखिर कैसे? देखें, ये कोई आम सी इंटरनेट वायरल वीडियो नहीं थी। इस एक छोटे से क्लिप ने एक बहुत बड़ा और संगीन राज से पर्दा उठाया है और वहीं से इस पूरे मिस्ट्री की तहकीक का आगाज हुआ। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और अजीब है ना, वो इन हालात का शदीद तजाद है। इस कच्ची आबादी के आसपास दूर दूर तक कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी या लैंग्वेज स्कूल नहीं है जो किसी भी गैर मुल्की को यहाँ आने पर मजबूर करे। फिर भी वहाँ के बच्चे खुद बताते हैं कि गैर मुल्की मर्द मुसलसल इन इलाकों का चक्कर लगाते हैं और ऐसी अजीब हरकतों की डिमांड करते हैं जो टोटली अलार्मिंग और गैर कानूनी है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि यहाँ कुछ बहुत ही मुनज़्ज़म और डार्क सरगर्मी चल रही है। इस खौफनाक अंडरवर्ल्ड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर बिग पिक्चर देखनी होगी। इसे मैरिज मार्केट कहा जाता है। पर रुकिए, ये किसी नॉर्मल शादी ब्याह का निजाम नहीं है जहां दो खानदान मिलते हैं। ये एक मुकम्मल धोखाधही पर मबनी सिस्टम है जहां बाहर से आने वाले लोग आबादी के अदम तवाजुन का फायदा उठाते हैं और सीधा गरीब और वल्नरेबल कम्युनिटीज से दुल्हनें एक तरह से खरीद रहे हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिसे शादी के खूबसूरत लिबास में छुपाया गया है। और इस पूरे बहरान की बुनियाद मिलती है सरहद के उस पार। आपने चाइना की फेमस वन चाइल्ड पॉलिसी का तो सुना ही होगा। उस पॉलिसी की वजह से वहाँ सालों में एक शदीद जेंडर इम्बैलेंस पैदा हो गया। मतलब वहाँ औरतों की बहुत कमी हो गई। अब इस पॉपुलेशन क्राइसिस ने किया क्या? इसने पड़ोसी मुल्कों में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मलेशिया में औरतों के लिए एक ऐसी खौफनाक डिमांड पैदा कर दी जो पहले कभी नहीं थी। ये प्योरली सप्लाई और डिमांड का वो घिनौना खेल है जिसने इंसानी जिंदगियों को मार्केट की प्रोडक्ट्स में तब्दील कर दिया। अब मैं आपको इन ब्रोकर्स का एग्जैक्ट प्लेबुक बताता हूँ ताकि समझ आए कि ये नेटवर्क आखिर चलता कैसे है। सबसे पहले ये डायरेक्टली पसमानदा इलाकों और चर्चेस के आसपास अपना शिकार ढूंढते हैं। फिर ये एक झूठी रिलीजियस आइडेंटिटी बनाते हैं, मोस्टली खुद को क्रिश्चियन जाहिर करते हैं। तीसरे स्टेप में ये गरीब खानदान को हर महीने एक मोटी रकम देने का झूठा लालच देते हैं। और आखिर में शादी के बाद इन लड़कियों को चाइना के दूर दराज देहाती इलाकों में ले जाकर बिल्कुल अकेला कैद कर दिया जाता है। एक और अहम चीज जो इस पूरे पैटर्न में निकल कर आई वो है इनकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। ये ब्रोकर्स आमतौर पर कंजर्वेटिव मुस्लिम खानदानों से बिल्कुल दूर रहते हैं क्योंकि उनमें किसी अनजान गैर मुल्की को आसानी से कबूल नहीं किया जाता। इसके बरक्स वो सेलेक्टिवली क्रिश्चियन माइनॉरिटी फैमिलीज को निशाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा मजहब जाहिर करके वो इजीली एक फेक रिलीजियस कनेक्शन बना लेते हैं और इन फैमिलीज का ट्रस्ट जीत लेते हैं। मजहब का नाम इस्तेमाल करके इतना बड़ा धोखा देना ये स्कैम का सबसे संगीन हिस्सा है। जरा इन माली आइदाद शुमार पर गौर करें। ये कंप्लीटली एक्सपोज करते हैं इस फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन को। एक अकेले ट्रैफिकिंग ब्रोकर को एक लड़की के एवज तकरीबन $65,000 तक का मुनाफा मिल रहा होता है और उस मजबूर गरीब खानदान के हाथ क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ $1,500 के करीब। ये फिगर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये किसी की भलाई का कोई सिस्टम नहीं है, ये स्ट्रिक्टली मुनाफाखोरों की जेबें भरने की एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। इस ग्राउंड रियलिटी को प्रॉपरली समझने के लिए मैं आपको 2019 की एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट का एक वाकया बताता हूँ। ये कहानी है मुकद्दस अशरफ की। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब दौलत और एक बेहतरीन जिंदगी के ख्वाब दिखाकर उसकी शादी करवा दी गई। और इसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ 5 महीने बाद ही वो शदीद जहनी सदमे की हालत में और हामला वापस आई। ये स्टोरी इस चीज की एक जिंदा मिसाल है कि कैसे खुशहाली के ये फर्जी वादे आखिर में प्रैक्टिकली मुकम्मल तबाही पर खत्म होते हैं। जब इन सर्वाइवर्स के अपने बयान सामने आते हैं तो सीधा दिल पे लगते हैं। जरा सोचिए, इन लड़कियों पर वहां पहुंचते ही क्या गुजरती है। शादी के बिल्कुल अगले ही दिन उन्हें पता चलता है कि इन मर्दों ने अपने मजहब के बारे में सरासर झूठ बोला था। आप खुद सोचिए, एक अनजान मुल्क, एक अनजान देहात में आप मुकम्मल तौर पर अकेले पहुंचे हैं और वहां जाकर आपको पहला दचका ही ये लगता है कि जिस इंसान के भरोसे आप आए थे वो शख्स वो है ही नहीं। ये उनके एतमाद और उम्मीदों का कंप्लीटली कत्ल है। और इससे आगे जो बयानात हैं वो सच में किसी खौफनाक सपने से कम नहीं। एक कोट पर गौर करें। फिर कोई और आया, वो शराब पीते, मुझे मारते, दिन में 3 से 4 मर्द,
मैं बहुत रोई। इन चंद अल्फाज के पीछे फिजिकल और मेंटल अब्यूज का एक पूरा समंदर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये शादी तो कभी थी ही नहीं। ये एसेंशियली मॉडर्न डे स्लेवरी और जबरी जिनसी इस्तेमाल की एक इंतहाई भयानक हकीकत थी। अब जरा स्क्रीन पर इस हिंसे को देखें। 629, जी हां, 629 लड़कियां। ये कोई हवा में मारा गया तीर नहीं है और ना ही किसी एनजीओ का एस्टीमेट है। ये डेटा 2019 में डायरेक्टली एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स और डिजिटल ट्रैवल डॉक्यूमेंट से निकाला गया था, जो खुद पाकिस्तान के अपने तहकीकाती इदारों ने कंपाइल किया। ये नंबर इस बात का इररिफ्यूटेबल प्रूफ है कि ये एक दो अलग थलग वाकयात नहीं थे। ये बेसिकली एक मुकम्मल, इंडस्ट्रियलाइज्ड और हेवी स्केल स्मगलिंग ऑपरेशन था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस का क्या हुआ? चलिए 2019 की जरा टाइमलाइन देखते हैं। शुरू में लगा कि शायद अब एक्शन होगा। अप्रैल में ह्यूमन राइट्स वॉच ने वार्निंग जारी की, फिर मई में आकर एफआईए ने रेड्स किए और काफी सस्पेक्ट्स को पकड़ा भी। लेकिन उसके बाद अचानक से सब कुछ रुक गया और फैसलाबाद की अदालत से 31 सस्पेक्ट्स को डायरेक्टली बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक इनिशियल एग्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन का इस तरह प्रैक्टिकली ठहर जाना बहुत से सवालात खड़े करता है। आखिर इन्वेस्टिगेशन रुकी क्यों? इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। डीप बायलैटरल टाइज के प्रेशर में आकर डायरेक्टली तहकीकात को रोक दिया गया। यह रिकॉर्ड पर है कि गवाहों को डराया और खरीदा गया और इदारों के आला ओहदेदारों ने कंप्लीट साइलेंस मेंटेन कर ली। यहां तक कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक भेजी गईं, वो भी बज़ाहिर दबा दी गईं। ये वाज़े दिखाता है कि कैसे डिप्लोमेसी और बड़े मुल्की मफादात कभी कभी सीधा सीधा इंसाफ के रास्ते की दीवार बन जाते हैं। अब बहुत से लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि यार ये सब तो 2019 की पुरानी बातें हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके स्ट्रिक्टली आज के दिनों में आए तो हालिया 2025 और 2026 के केसेस से क्लियर पता चलता है कि ठीक वही नेटवर्क्स, एग्जैक्ट वही मैकेनिक्स आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये माजी का कोई हिस्सा नहीं है, ये डीपली हमारा प्रेजेंट डे प्रॉब्लम है जो लगातार चल रहा है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये इशू खत्म हो चुका है तो हालिया गिरफ्तारियों को देख लें। मार्च 2025 में ही एक चाइनीज नेशनल माशा गाय को पूरी 1 मिलियन रुपए की मैरिज डील पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बिल्कुल रीसेंट एफआईए रेड्स ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टली स्मगलिंग अटेम्प्ट्स को इंटरसेप्ट किया। ये सब वाज़ेह सबूत हैं कि नेटवर्क में शायद अपनी अप्रोच थोड़ी बदली हो, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल और खतरा आज भी बिल्कुल वैसे ही फुल्ली एक्टिव हैं। तो आखिर इसका हल क्या है? देखें, जब बड़े इदारों का तहफ़्फ़ुज़ फेल हो जाए तो पब्लिक को और लोकल कम्युनिटीज़ को खुद आगे आना पड़ता है। इस साइलेंस को तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल इक़दामात ज़रूरी हैं, जैसे इन जाली मैरिज ब्रोकर्स को लोकली स्पॉट करना, इनके किसी भी किस्म के मजहबी या स्पेशली फाइनेंशियल वादों की डबल वेरिफिकेशन करना, और सबसे बढ़कर अपने आसपास के लोगों में अग्रेसिवली अवेयरनेस फैलाना। यही वो वाहिद तरीके हैं जिनसे आबादी खुद इस जाल को तोड़ सकती है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मैं आपको एक आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, जब बड़े इंटरनेशनल अलायंसेस और मुल्की मफाद इंसाफ का रास्ता रोक लें तो हमारी कम्युनिटीज आखिर कैसे इस चुप्पी को तोड़ेंगी और उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि जब बड़े सिस्टम्स हमें मायूस करते हैं तो तब्दीली लाने की सारी जिम्मेदारी घूम फिर कर खुद हमारी अपनी आवाम के पास ही आती है।